नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। विलंब के लिए खेद प्रकाश। हमारे साथ हैं विजय सरदाना जी, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट होने के साथ साथ एडवोकेट भी हैं, और आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं हमारी न्यायपालिका के बारे में। स्वागत है आपका विजय जी। प्रणाम सर। तो आप जो है, मैंने देखा कि आप भी इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, जिस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर के इशू को अचानक टेकअप किया, और आज पूरे सोशल मीडिया से ये ध्वनि आ रही है कि भाई ऐसे तो बहुत सारे और वाक़ये हुए हैं, बहुत सारे और केसेस हुए हैं, और विशेषकर पश्चिम बंगाल की याद दिलाते हैं वो कि उस समय तो 3 महीने तक केस बोर्ड पे ही नहीं आया, जब वहाँ पर भयंकर हिंसा हुई थी। आपको याद हो, जब 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद में। तो आप ये सब कैसे देखते हैं? आपने भी एक टिप्पणी की थी कि सोशल मीडिया जो है कौन से 3 कारणों से सुप्रीम कोर्ट से रुष्ट है। संजय जी, देखिए, ऐसा है कि आज जब से ये सोशल मीडिया आया है, समाज काफी अलर्ट हो गया है। और अभी तक एक जमाना था कि जब हम सिर्फ पॉलिटिशियन को टारगेट करते थे क्योंकि वो लाइमलाइट में रहते थे, और फिर ब्यूरोक्रेसी का नंबर आया क्योंकि आम आदमी का जो इंटरफेस है वो ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा रहता है। फिर थोड़ा बहुत पत्रकारों पे और मीडिया को लेके आया कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, आप अपना काम ढंग से क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जनता उस पर भी अपने विचार प्रकट कर रही थी। अब हमारे संविधान का चौथा स्तंभ सामने है, तो जनता तो न्याय करती है ना सर। कोर्ट्स करें या ना करें, जनता न्याय करती है। जनता को जो चीज सही नहीं लगती, जनता तो अपनी आवाज उठाएगी, और डेमोक्रेसी की ताकत तो यही है। और हकीकत यह है कि जब इस तरह की सेलेक्टिव अप्रोच होती है, ये नहीं है कि मैं ये या कोई भी ये नहीं कहना चाहेगा कि जिस तरह की घटनाएं मणिपुर में हो रही हैं वो टॉलरेबल हैं या हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसमें भी कोई गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि वेस्ट बंगाल या देश के बाकी जगह पे जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, चलिए एक आदि क्रिमिनल इवेंट हो जाए तो हम मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हर क्राइम पे तो व्यू नहीं देगा, लेकिन जहां पे स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस की बात आती है, जैसे वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, जहां पे लगातार मतलब उस पूरी तरह से बस्तियों को जला दिया गया, लोगों का पलायन हुआ, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट सेंसिटिव नहीं हुआ, तो सवाल तो ये उठता है ना सर कि क्या कोई पैरामीटर है, क्या कोई क्राइटेरिया है कि किस मुद्दे पे हम जवाब देंगे, किस मुद्दे को हम कंसीडर करेंगे, किस मुद्दे के ऊपर हम लोग अपने विचार रखेंगे एज ए जजेस, और किन मुद्दों पे और किन कारणों पे हम लोग खामोशी बनाए रखेंगे या शांति बनाए रखेंगे, या रेंडमली जैसे कहा जाता है कि भाई पर्ची निकालेंगे और जो नाम आएगा हम उसी की चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब यह है सर कि जनता का हक है पूछने का। सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे जरूर सोचना चाहिए, और अपनी स्थिति को सही करने के लिए अपने ऊपर गलत आरोप ना लगे, उसके लिए भी मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ तो जवाब देना चाहिए। नहीं तो अगर इस तरह की घटनाएं बार बार होंगी और इस तरह की उपेक्षाएं बार बार होंगी, तो समाज में सुप्रीम कोर्ट की इमेज खराब होगी। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज ही आप देखा होगा कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने इसी प्रकार का एक वीभत्स कांड
उजागर किया, जिस पर पहले तो एफआईआर तक नहीं लिखी गई थी। और इसी प्रकार एक महिला को निर्वस्त्र करके और परेड करने इत्यादि की घटना सामने आई। ये कार्य लगातार हो रहा है। हमें पता है कि कितने लोग पलायन कर गए, लेकिन उस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक तरह से हाथ झाड़ दिए। कई सारे जजेस ने उसमें अपने आप को रिक्यूज कर लिया और सारा का सारा प्रकरण उन्होंने हाई कोर्ट को सौंप दिया कि भाई तुम देखो इसको, हम इसमें अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। तो जब इस प्रकार का देख चुके हैं होते हुए, तो फिर इस प्रकार का एक सुओ मोटो जैसे यहाँ लिया गया, हम सुओ मोटो के भी हम जानते हैं कहाँ कहाँ लिए गए हैं। सुओ मोटो अभी तक ये इस प्रकार की धारणा बनती जा रही है कि सुओ मोटो केवल वहीं लिए जाते हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज्य हो। और जो घटनाएं हुई हैं, आपको क्या लगता है कि यदि सोशल मीडिया इस तरह की बात करे तो क्या वो जस्टिफाइड है? क्या उसके लिए ये उचित है? देखिए संजय जी, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और कई रूप में हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ स्थिति में ऐसा होता है जहां पे पोजीशंस लेनी ही पड़ती हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर पोजीशन नहीं लेगा वेस्ट बंगाल पे और मणिपुर पे पोजीशन लेगा, तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे, चाहे लोग उसका राजनीतिक एंगल देखें, चाहे लोग उसको किसी और रूप में देखें, चाहे उसको आप एंटी मोदी के रूप में देखें, या आप बीजेपी विरोधी माइंडसेट के रूप में देखें, या आप उसको प्रो कांग्रेस के रूप में देखें, या प्रो ऑपोजिशन के रूप में देखें। इसके कई एंगल हो सकते हैं, कई डायमेंशन से इस पे चर्चा हो सकती है। लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट की जब बात आती है, मैं तो दो ही बातें कहूंगा सर। पहली बात तो मैं कहूंगा कि साहब, जजेस भी भगवान नहीं है। जब ये जज नहीं थे तब ये वकील थे, वकालत करी, वहां से प्रमोशन हुआ या सिलेक्शन हुआ या नॉमिनेशन हुआ, जो भी आप शब्द का इस्तेमाल करना चाहें, कोलेजियम ने जजेस बनाए। अब जजेस की भी अपनी लिमिटेशन है, अपनी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है। जैसे आज गवई साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई मेरे पिताजी भी संसद में अभिषेक मनु सिंघवी साहब के साथ, उनके पिताजी के साथ बैठा करते थे, उनके अच्छे दोस्त थे, जेठमलानी साहब के साथ भी बैठा करते थे। तो उन्होंने बात बहुत क्लियर कर दी आज कि जज और दोनों वकील जो सामने हैं, हम सब आज से नहीं, हमारे पिताजी भी एक दूसरे को जानते थे। तो शायद वो ये कहना चाहते हो कि भाई देखो, मैं सब जानता हूं, लेकिन मैं भाई भतीजावाद नहीं करूंगा। अब ये तो वक्त बताएगा करेंगे या नहीं करेंगे, एविडेंस है या नहीं है, वो एक अलग बात है, वो तो वक्त की बातें हैं, वो तो डिटेल सामने आएंगी विद टाइम। लेकिन अगर जजेस भी इंसान हैं तो उनको ये बात भी माननी पड़ेगी कि गलतियां उनसे हो सकती हैं। और अगर बंगाल के ऊपर फोकस ना करना या बंगाल को इग्नोर करना और मणिपुर की घटना पे फोकस करना एक एबरेशन था, एक गलती थी। गलती ये नहीं थी कि आपने मणिपुर की घटना पे फोकस किया, ये जरूरी था और आपने सही किया। बंगाल को इग्नोर किया, यह सवाल खड़े करता है। और बंगाल को इग्नोर करना अब क्यों हुआ, किस लिए हुआ? सुप्रीम कोर्ट के अंदर 30 के करीब जजेस हैं। क्या किसी को इस बात की संवेदनशीलता नहीं रही कि बंगाल के ऊपर कमेंट करना या कमेंट करने का अधिकार सिर्फ चीफ जस्टिस का है? तो ये बातें हैं जिसपे समाज की निगाहें रहेंगी और डेमोक्रेसी का तो पर्पस ही यही है। Nobody is above law. I don't know whether judges are above law or not, or judges are above, social norms or not. तो कहने का मतलब ये है कि जजेस को भी अपने बदलती हुई दुनिया में अपनी इमेज के बारे में चिंता करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, कुर्सी पे आप 2, 5, 10 साल रह सकते हैं, उसके बाद आपको रिटायरमेंट के बाद वापस समाज में ही आना है। और जब आप रिटायरमेंट के बाद अपने दोस्तों के बीच में, समाज में, किसी शादी पार्टी में जाएंगे, तो आपको क्या लगता है, आपके साथ जो बैठ के चाय पी रहा होगा या खाना खा रहा होगा, वो आपसे नहीं पूछेगा साहब बंगाल पे आप लोग चुप क्यों थे, क्या मजबूरियां थी? तब आप क्या जवाब देंगे? तो सवाल नहीं जाएंगे और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा
कि बंगाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश था। इस पे आने वाले दिनों में हो सकता है कि लोग रिसर्च भी करें, एडिटोरियल भी लिखें। अभी शायद इसलिए खामोश हैं क्योंकि जो जजेस हैं कहीं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का साइड लेके या उसका जस्टिफिकेशन लेके लिखने वाले को और ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाले के खिलाफ ना खड़े हो जाए। तो इसीलिए समाज के अंदर आज की तारीख में कोई बच नहीं सकता है। हम सबको अपने काम करने के तरीकों को सुधारना होगा, ट्रांसपेरेंट होना होगा, ऑब्जेक्टिव होना होगा। डिस्क्रिशन और डिसऑनेस्टी के बीच में आज लोग फर्क करना चाहते हैं और सोशल मीडिया इस बात को लेके बहुत इरिटेट होता है। जब हम एथिक्स की बात करते हैं खुद फॉलो नहीं करते, हम डिस्क्रिशन की बात करते हैं लेकिन हम फिर फेवरेटिज्म की बात करते हैं, फिर हम कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जहां पे सिचुएशंस बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं। तो बेहतर यही हो कि हम एक कंसिस्टेंसी अपनाएं ताकि लोगों को इस तरह की बातें करने का मौका ना मिले। बात आपने की डिस्कशन की, अभी आपने देखा तीस्ता सीतलवाड़ का केस किस तरह से एक दिन में दो बेंचेस, जिस दिन छुट्टी थी, वेकेशन चल रहे थे, उस पर करके और उनको रिलीफ दी गई। तो ऐसी घटनाओं से क्या जुडिशरी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं? देखिए, उसके बाद सोशल मीडिया में क्या रिएक्शन आया, मतलब समाज का रिएक्शन क्या था। सोशल मीडिया का मतलब समाज का रिएक्शन क्या था। मुझे लगता है जजेस को एक कम्युनिकेशन सेल बनाना चाहिए कोर्ट्स में कि आपके हर निर्णय पे आज जनता रिएक्ट करती है। मैं ये नहीं कहता कि जनता सही है या गलत है, लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि जस्टिस शुड बी डन एंड इट शुड बी सीन एज डन। आप जस्टिस की बात कर रहे हैं लेकिन अगर जनता को लग रहा है कि नहीं जस्टिस नहीं हुआ, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, तो फिर सवाल उठने वाजिब हो जाते हैं और उसका जवाब देने का एकमात्र अधिकार जुडिशरी को ही है। हम जुडिशरी के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन करें और फिर कहें कि नहीं हम तो अपनी तरफ से एक गैसवर्क कर रहे थे। मुझे लगता है कि हम यही कह सकते हैं कि एक सवाल है जुडिशरी से, अब जुडिशरी उसका जवाब देना चाहेगी या नहीं देना चाहेगी ये उनके ऊपर है। जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भेदभाव क्यों, ये सवाल है। अब इसका सही आंसर तो जुडिशरी दे सकता है, हम तो दे नहीं सकते। अब अगर जुडिशरी ये कहे कि हम इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, तो ऐसी क्या मजबूरी है या ऐसे क्या कंपल्शंस हैं या ऐसा क्या लीगल प्रावधान है कि आप जनता के मन में उठते हुए सवालों के आप जवाब नहीं देना चाहेंगे। और अगर आप सही सवालों के सही जवाब नहीं देंगे तो आज की दुनिया में तो सर र्यूमर विल फिल द गैप। लोग फिर स्पेकुलेशन करेंगे, फिर लोग ये कहेंगे कि क्या जजेस पे दबाव था, क्या जजेस एंटी मोदी हैं, क्या सत्ता के खिलाफ हैं, विपक्ष के साथ मिले हुए हैं। फिर जितने मुंह उतनी बातें, तो इससे तो इमेज खराब होगी। तो मुझे लगता है कि जुडिशरी की इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए समाज में आप उसी की सुनते हैं जिसकी आप इज्जत करते हैं। हम अपने माँ बाप की क्यों सुनते हैं, चाहे वो कुछ भी बोले, बच्चे अक्सर मान लेते हैं ना, क्योंकि हम माँ बाप की इज्जत करते हैं। हम अपने टीचर की क्यों सुनते हैं, क्योंकि हम इज्जत करते हैं। हम अपने कोचेस की क्यों सुनते हैं, क्योंकि हम करते हैं। लेकिन कोई पड़ोसी बोल जाए, कोई अनजान आदमी बोल जाए कि ये करो, क्या हम सुनते हैं? सीधा सा सवाल है। तो अगर हमें अपने आप को इन्फ्लुएंशियल बनाए रखना है, लोगों के अंदर एक आस्था, मतलब समाज के अंदर कोर्ट की अगर इज्जत बनाए रखनी है, तो जो लोग उस पोजीशन पे हैं और जिम्मेदार पोजीशन पे हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। आप ये नहीं कह सकते कि हम कुछ भी करें फिर भी लोग हमें इज्जत दें। यू कैन नॉट डिमांड रेस्पेक्ट, यू हैव टू अर्न रेस्पेक्ट। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि आप कृपया अपने प्रश्न जो भी पूछना चाहें इस मुद्दे के बारे में, वो कृपया आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं और साथ में सुपर चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। बात फिर से डिस्कशन की करते हैं। डिस्कशन के बारे में एक बड़ा प्रसिद्ध एक जजमेंट है जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी एंडोर्स किया गया है, और ये आज का नहीं, बहुत पुराना है। ये 1886 का जजमेंट है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का। आप जानते हैं कि ब्रिटिश जजमेंट जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट अनुसरण करता है, एज प्रेसिडेंट उसको
मानता है। और इस जजमेंट का नाम है शार्प वर्सेस वेकफील्ड। और इसमें डिस्क्रिप्शन के बारे में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई थी, जो मुझे लगता है कि ये सर्वकालिक सत्य है। और बहुत अच्छी बात ये कही थी। क्या कहा था? डिस्क्रिप्शन इज नॉट प्राइवेट ओपिनियन, इट हैज टू बी लीगल एंड रेगुलर। अब इस कसौटी पर जो आजकल के निर्णय लिए जाते हैं, आपने स्वयं अभी कुछ दिन पहले एक वार्तालाप में सोशल मीडिया की ओर से 3 मुद्दे बताए थे जो सुप्रीम कोर्ट को लगातार एक तरह से उसका परीक्षण कर रहे हैं। अब इसमें जो ये डिस्क्रिप्शन इज नॉट प्राइवेट ओपिनियन है, इसके ऊपर जरा इनका परीक्षण करें। देखिए, बात वहीं आ जाती है जब हम जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं या हम पॉलिटिकल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो हमने बहुत सारी पाबंदियां लगाई हुई हैं। अगर आज हम जुडिशरी को कहते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, कर सकते हैं ऑन गिवन सिचुएशन, और आपको एक बात, आप तो संजय जी अपना ब्यूरोक्रेसी से काफी समय तक रहे और आप उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपने प्ले किया वहां पे। आपको भी पता है कि जहां जहां पे डिस्क्रिप्शन होता है वहां वहां पे हमेशा कंट्रोवर्सी रही है। और सबसे ज्यादा जो एलिगेशंस या करप्शंस के एलिगेशंस, सही या गलत मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, वो वहीं हुए हैं जहां पे डिस्क्रिशनरी पावर को यूज किया गया है। इसका मतलब यह है कि समाज में अक्सर ये माना गया है कि डिस्क्रिशनरी पावर्स ने नुकसान ज्यादा किया है, समाज का भला कम किया है। क्योंकि पुल्स एंड प्रेशर्स तो हर जगह चलते हैं समाज में। मंत्रियों के भी पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं, उनकी भी कंपल्शंस हैं। बहुत सारी बात जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उन पे पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, नहीं चाहते हुए भी उनको कभी कभी डिसीजन लेने पड़ते हैं, चाहे वो अंडर कंपल्शन हो या अंडर इन्फ्लुएंस हो, फॉर व्हाटएवर रीजंस। अब सवाल ये आता है कि जब समाज के अंदर हम लोग सब अपनी लाइफ में, चाहे कॉर्पोरेट लाइफ हो या ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइफ हो, ये चैलेंजेस हमारे सामने अक्सर आते हैं कि हम डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी को कैसे यूज करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप डिस्क्रिशन के साथ साथ उसके पीछे जस्टिफिकेशन अगर आप दे देते हैं तो समाज में उसकी इज्जत हो जाती है। मेरा हमेशा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि चाहे हमने कुछ भी डिसीजन लिया हो, उसके नीचे एक पैराग्राफ लिख दिया जाता है, वाई वी आर टेकिंग दिस डिसीजन, ताकि 5 साल बाद 10 साल बाद कोई वो फाइल पढ़े तो उसको पता रहे कि ये डिस्क्रिशनरी पावर का यूज जब किया था तो क्या कारण थे, किन बातों को हमने कंसीडर करके ये डिसीजन लिया था। सही या गलत भविष्य में आप उसको कई तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां थी अगर उसको डॉक्यूमेंट कर दिया जाता है तो जो भी समझदार इंसान होगा वो उसका गलत मतलब नहीं निकालेगा। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है जो जुडिशरी को भी ये समझना होगा कि देखिए, आप भी समाज का हिस्सा है, आप समाज के बाहर नहीं। पहली बात, आप भी समाज में उठते बैठते रहते हैं, आपके एक एक डिसीजन से समाज में बहुत उथल पुथल हो जाती है। आपके अच्छे डिसीजन लोग सराखों पे रखते हैं, इसलिए जजेस को भगवान के बाद दूसरा दर्जा देते हैं जब न्याय की बात आती है। लेकिन वहीं पे जब नुपुर शर्मा जैसा केस आता है कि जहां पे किसी ने कहा कि मेरे पे थ्रेट है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बचाइए, तो बदले में एक आ जाता है हम कुछ नहीं करेंगे, आप ही सोर्स हो प्रॉब्लम का, अब आप झेलिए। अगर मान लीजिए यही स्टेटमेंट मणिपुर की स्थिति में कह दिया जाता तो क्या होता? आग लग जाती इस देश में। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वेस्ट बंगाल में दोनों ही बातें को आप वहां पे ट्रांसप्लांट करिए कि नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट वेस्ट बंगाल के केस में अगर बोला जाता तो क्या होता, और अगर मणिपुर के जो घटनाक्रम हुआ उस पे सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट अगर बंगाल के बारे में बोला जाता तो क्या होता। मैं जस्ट उसको रेप्लिकेट कर रहा हूं। सब जगह महिलाएं ही हैं, सब जगह उनके साथ अन्याय ही हुआ है, लेकिन ओपिनियन अलग अलग क्यों? तीनों जगह उनकी राइट टू लाइफ का इशू था, नुपुर शर्मा में भी, बंगाल में भी और मणिपुर में भी।
तीनों जगह महिलाओं को प्रताड़ित किया गया या किया जा रहा था, लेकिन ओपिनियन अलग अलग थी। क्या ग्रेविटी अलग थी? अगर ग्रेविटी अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा बंगाल में थी, वहां खामोशी थी। अगर एक ये कहा जाए कि एक पूरे समाज को एक थ्रेट दिया गया तो शायद नुपुर शर्मा के मामले में ज्यादा बड़ा थ्रेट था। और अगर एक इवेंट को हम एनालाइज करें तो मणिपुर इज वेरी ग्लेयरिंग एंड एक्सट्रीमली बैड इवेंट। तो सब चीजों का अपना एक असेसमेंट है, लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि जिसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर वो इस बात को एलोबरेट करेगा तो समाज को बात समझ में आएगी कि क्यों हमने किस परिस्थिति के अंदर क्या निर्णय लिया। अगर वो नहीं होता है तो इसका मतलब ये लगेगा कि ये रैंडम थॉट प्रोसेस है, इसके पीछे कोई डीप थिंकिंग शायद नहीं है, या कोई और इंटरप्रिटेशन है, या कोई और रीजन है कि सेलेक्टिव अप्रोच को अपनाया जा रहा है। तो ये तो जनता के पास पूरा अधिकार है इंटरप्रेट करने का, और गलत इंटरप्रिटेशन नहीं हो तो जिसने डिसीजन लिया ये उसकी जिम्मेवारी है कि वो जनता को बताए कि किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लिया। जी बिल्कुल, आपने सही बताया। प्रश्न ये भी उठता है कि इसी से एसोसिएटेड कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिससे जुडिशरी की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठते हैं और लोग ये कहने लगते हैं कि ये स्वतंत्रता नहीं स्वेच्छाचारिता हो रही है। जैसे एक आपको केस ध्यान है और वो ये है कि जजेस अपनी संपत्ति का विवरण नहीं देते, और जब इसके ऊपर निर्णय हुआ भी और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में ना लेकर उसको उन्होंने जुडिशियल साइड में लेकर और अपने आप को इम्यून कर लिया। एक बात, उसके अतिरिक्त जब जजेस की फैसिलिटीज इत्यादि का प्रश्न आता है या उनका जो जुडिशरी के जो पे कमीशन इत्यादि का भी इशू आता है, उस सबको वो जुडिशियल साइड में डील करके अपने आप को फैसिलिटीज दे देते हैं। ये कहाँ तक उचित है? क्या ये है डिस्क्रिशन वाला जो टेस्ट है शार्प वर्सेस वेकफील्ड का, उसको पास करता है? सर, अगर मैं ये कहूं, जो 2-3 मुद्दे आपने उठाए, आपने ये कहा कि जजेस अपनी एसेट्स को डिक्लेयर नहीं करते हैं। मे बी दिस इज ए मैटर ऑफ प्राइवेसी इन वन वे। दूसरा, नहीं वो, लेकिन सारे दूसरे लोगों के ऊपर वो डंडा चलाते हैं, कहते हैं कि नहीं आपको करना पड़ेगा। मैं उसी बात पे आ रहा हूं सर, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अगर ये मैटर प्राइवेसी का है तो प्राइवेसी क्या सिर्फ जजेस को चाहिए? क्योंकि कानून तो ये कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। मुझे नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है कि जजेस आर एग्जेम्प्टेड ऑन सर्टेन राइट्स और जजेस हैव मोर पावर और राइट्स देन ए कॉमन मैन। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, पहली बात। फिर आप ये कह सकते हैं कि नहीं, इम्यूनिटी मिली हुई है बिकॉज ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक प्रोविजंस। उसका आधार क्या है? क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सिविलाइज्ड डेवलप्ड वर्ल्ड की। इस पे मैंने एक और वीडियो बनाया है आपके दर्शकों के लिए, मैं बता दूं, 2 दिन पहले 10 तारीख को यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जो है ईयू यूएस प्राइवेसी फ्रेमवर्क। इसका मतलब यह है कि जो भी डेटा सिटीजन्स का यूरोप में है, अगर अमेरिकन कंपनीज उस डेटा को कैप्चर करके, जब भी वो ई कॉमर्स पे ट्रांजैक्शंस होती हैं या फ्लाइट बुकिंग्स होती हैं या दुनिया भर की चीजें हैं, आज तो सब कुछ ई कॉमर्स है ना एक हिसाब से, आपका अगर डेटा कैप्चर होता है, पहले कानून ये था, यूरोपियन कोर्ट्स ने कहा था नहीं, आप प्राइवेसी डेटा नहीं दे सकते क्योंकि इंडिविजुअल्स की वो प्राइवेसी के राइट्स हैं। लेकिन दोनों तरफ की सरकारों ने अब ये एग्रीमेंट कर लिया है कि प्राइवेसी अपनी जगह है, आपका पर्सनल डेटा भी अब ट्रांसफर किया जा सकता है। कारण बहुत सिंपल है। कारण सिंपल इसलिए है कि आज क्राइम भी इंटरनेशनल हो गए हैं, थ्रेट्स भी इंटरनेशनल हो गए हैं,
करप्शन भी इंटरनेशनल हो गया है और बहुत सारी चीजें हैं जिसका इंटरनेशनल रूप होता जा रहा है। यह है एक समाज को बचाने के लिए, सर्वेलेंस के लिए जरूरी है। दूसरा, अगर आप समाज की जरूरतों को नहीं समझेंगे, जो सबसे बड़ा तरीका है डेटा एनालिसिस, समाज की जरूरतों को समझने का, तो जब तक आप समाज की जरूरतों को नहीं समझेंगे तो आप किस तरह से समाज के हित में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना पाएंगे? क्योंकि रिसर्च के लिए इनपुट चाहिए ना, हम किसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक साइट्स की अगर मैं बात करूं, जिसको डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की जो हम बात करते हैं, जब वो इस बात पे राजी हो गए हैं कि प्राइवेसी डेटा शेयर किया जा सकता है और उसका यूज किया जा सकता है इवन बाय कमर्शियल कंपनीज, आज हम हिंदुस्तान में प्राइवेसी को इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं जो एक्चुअली है नहीं। और होगा क्या सर, आज आप रिटायर होंगे, टेन्योर कोई फॉर एवर तो नहीं है। जब आप रिटायर होंगे तब तो आपको अपनी बैलेंस शीट देनी पड़ेगी, तब आप एसेट चाहे ऑफिशियल साइट पे डिक्लेयर करें या ना करें, समाज में तो रहते हैं आप, लोगों की निगाहें तो रहेंगी। और फिर कोई ये कहेगा देखिए साहब, इस जज ने शीश महल बनवा लिया, और उसका फोटो छाप देगा और नीचे 4 लाइनें लिख देगा, तो डिबेट तो फिर भी शुरू हो जाएगी कि साहब जज साहब ने तो बताया नहीं था कि उनके पास इतने पैसे, अब ये कहां से आ गए। लोग कहानियां बनाना शुरू कर देंगे। तो बाद में लोग कहानी ना बनाएं और उससे ज्यादा डैमेज होगा, मेरा ये मानना है। अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं कहूंगा जी हाँ मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं रिटायर होने के बाद मैं मर्सिडीज खरीदता हूं, बड़े बंगले में रहता हूं, मैं सरकारी बंगला छोड़ दिया, अब मैं मेरी इच्छा से रहूंगा। पहले मैं सरकारी गाड़ी और सरकारी बंगले में चलता था, मैं रिटायर हो गया, मेरे पास 100 करोड़ पहले भी थे, मैं जज बना तब भी मेरे पास 100 करोड़ थे, आज मैं रिटायर हो गया हूं तब भी मेरे पास 100 करोड़ है, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं मर्सिडीज खरीद रहा हूं, बड़े घरों में रह रहा हूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो आई हैव ए रीजन टू जस्टिफाई। लेकिन अगर अचानक मैं बताऊं कि नहीं आज मेरे पास 100 करोड़ है, तो पहला सवाल तो लोग पूछेंगे भाई साहब आप तो सरकारी गाड़ी में चलते थे, ये अचानक कहां से आ गई आपके पास, और आपने तो कभी बताया ही नहीं था कि आपके पास एसेट्स कितने हैं। तो ये क्या आप एज ए जुडिशरी में कमाए? सवाल तो दुनिया का मुंह कौन बंद कर सकता है? तो मुझे लगता है कि जितना हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना हमारे पे प्रेशर कम रहता है। और जहां तक बात रही कि हम अगर एसेट्स बता देंगे तो लोग उसको ब्लैकमेल करेंगे या उसका मिसयूज करेंगे, तो सर अगर हमने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है तो ठीक है, जिसको जो कहानी सुनानी है सुनाए, हमें किसी को थोड़ी जवाब देना है। कल को अथॉरिटीज पूछेंगे, जवाब दे देंगे, ये रहे मेरे सोर्स ऑफ इनकम, ये मेरे एसेट्स, ये मेरे पिताजी ने दिया, ये मेरे दादाजी ने दिया, ये मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, इसमें दिक्कत क्या है? तो मुझे नहीं लगता कि ट्रांसपेरेंसी एवर हर्ट्स। अब आपको एक उदाहरण दूं, आज का अभी अभी बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है, इस समय आ रहा है मेरी स्क्रीन पर, और वो ये है कि राजस्थान सरकार के एक मंत्री हैं गुढ़ा साहब, उन्होंने आज सदन में खड़े होकर यह स्वीकार किया कि राजस्थान सरकार प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा करने में असफल हो गई है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मणिपुर की बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राजेंद्र सिंह गुढ़ा, और उसका प्रतिफल यह है कि आज उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया। अब इस स्वीकारोक्ति का सुओ मोटो संज्ञान लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए, विशेषकर जबकि अभी अभी कुछ ही दिन पहले एक हमारे यहाँ एक करौली जिले में एक इसी प्रकार की एक घटना हुई है, जिसमें गैंगरेप करके, निर्वस्त्र करके, और इस तरह की पूरी घटना हुई थी, और मंत्री स्वयं खड़े होकर सदन में स्वीकार कर रहा है, विधानसभा के पटल पर स्वीकार कर रहा है, और उसको कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो प्रश्न ये भी उठता है कि जो लोग जो हैं वो मणिपुर की घटना पर आंदोलन चला रहे हैं, वाकई क्या उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, और क्या हमारी न्यायपालिका को उन्हें अपने गिरेबान में झांकने के लिए विवश किया जाना चाहिए? देखिए मेरा सर मानना यह है कि
अगर आपको समाज में न्याय करना है, अब चाहे आप एज ए जज हो, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे आप मंत्री हो, आपकी क्रेडिबिलिटी और ऑनेस्टी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका अप्रोच कितना कंसिस्टेंट रहा है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप पिक एंड चूज करते हैं, तो सीधी सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है समझना कि किसके पीछे क्या हित है। अगर आज पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को उठाती हैं, ऑब्वियसली उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि सरकार के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करना, उसमें कोई दो राय नहीं है सोचने के लिए। कांग्रेस के मंत्री ने अगर आज विधानसभा में इस बात को कहा कि देखिए हमारे यहां भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बिल्कुल एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, लेकिन अगर एक मंत्री ने समाज की सच्चाई विधानसभा के पटल पर रख दी, तो कम से कम इतना तो हिम्मत होना चाहिए एक्सेप्ट करने का कि ठीक है आपने कहा है, डेफिनेटली वी हैव टू लुक इनटू इट। और आप बताइए कि किस किस क्षेत्र में या किस किस समाज में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अगर आपके पास कोई जानकारी है, हमें दीजिए और हम लोकल डीजीपी को बोलेंगे कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करिए और रिपोर्ट लाइए। आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते थे। उन्होंने आपको एक घटना बताई या एक सिचुएशन बताई कि हमारे यहाँ इस तरह की स्थितियां हैं, आपने उस स्थिति को एक्सेप्ट करके रेक्टिफाई करने की जगह यू वांटेड टू किल द मैसेंजर। अब मैसेंजर को किल करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो प्रॉब्लम अपनी जगह है। अब क्या होगा कि समाज के अंदर अगर शोषण है वो जारी रहेगा, क्योंकि अब तो कोई विसल ब्लोअर भी नहीं रहेगा। तो एक तरफ हम बात करते हैं विसल ब्लोइंग कॉन्सेप्ट की, जब आपका अपना मंत्री विसल ब्लो करता है आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मतलब इतनी मानसिक कुंठा या इनसिक्योरिटी क्यों है? हाँ, आप उनको ये कह सकते थे कि यार आपको अगर पास इंफॉर्मेशन थी आप कैबिनेट में उठाते, हम उसका संज्ञान लेते, आपको विधानसभा में कहने की जरूरत नहीं थी, ये आप कह सकते थे। और हिदायत दे सकते थे कि अगर किसी भी एमएलए एमपी के पास या मिनिस्टर के पास कोई इस तरह की डैमेजिंग इंफॉर्मेशन है तो कृपया शेयर करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में किसी तरह का शोषण हो, और अगर जानकारी है हमारी नजर में लाइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। एक पॉजिटिव अप्रोच ये भी हो सकता था। लेकिन फिर वही बात आती है कि आपको समाज की चिंता है या सिर्फ अपनी चिंता है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। तो अगर ये हुआ है उनके साथ राजस्थान की विधानसभा में, तो मुझे लगता है ये गलत हुआ है। इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर को ये कहना चाहिए था कि ठीक है आपने ये बात हमारे सामने लाए, कुछ हमें एविडेंस, सिचुएशन, विलेजेस के नाम, लोकेशन कुछ तो बताइए ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के लिए एक अच्छा कदम होता, और मुझे लगता है कि इससे मुख्यमंत्री की इमेज इंप्रूव होती। आज उनको हटाने से मुझे नहीं लगता कि सीएम की इमेज इंप्रूव हुई होगी, गिरी जरूर होगी कि ये लोग सच्चाई भी नहीं सुन पाते, ये इमेज बन के आएगी। यही चीजें बाकी जो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे बैठे हैं उन पे भी लागू होता है जी। और जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, ये पहले दर्शकों से अनुरोध कर लें कि इस वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, और आप लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके हमें आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारा जो मर्चेंडाइज स्टोर है आपण, वहाँ आपको भांति भांति की वस्तुएं मिल सकती हैं। आप देख रहे हैं इसमें आपके पास टी शर्ट्स की चॉइस है, आपके पास पुस्तकें उपलब्ध है, मग्स इत्यादि की चॉइस है। ये सब आप यहाँ से क्रय कर सकते हैं। तो अब उस यक्ष प्रश्न पर चलते हैं जो सदैव उठाया जाता है, और वह है जजेस किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं, दी कॉलेजियम सिस्टम। एक बात, और वो जिसका बाई प्रोडक्ट है, यानी कि लोकस स्टैंडाई का रूल समाप्त करके पीआईएल सिस्टम लाने का जो कार्यक्रम किया गया था। सर ये तो देखिए काफी हम इस पे चर्चा कर चुके, दुनिया भर के एविडेंसेस हम दे चुके। मैं तो फिर उसी बात को कहूंगा सर कि हमारा जो आज जो भी हम कहें
कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कॉलेजियम सिस्टम जो हमें जजेस दे रहा है, क्या समाज उसकी इज्जत कर रहा है? मेरा टेस्ट बहुत सिंपल होता है सर, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाता। आज मान लीजिए कि मैं किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ता हूं, मेरे को एक टीचर कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कुछ भी पढ़ाते हैं। निश्चित रूप से अगर वो अच्छा टीचर होगा तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, और अगर टीचर अच्छा नहीं होगा तो मैं उतनी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा जितने मैं अच्छे टीचर की करूंगा। हाँ, इतनी रिस्पेक्ट मैं जरूर करूंगा कि भाई आप मेरे टीचर हो, लेकिन इससे ज्यादा उम्मीद करना कि जो मेरे टीचर हैं, जो हाईली कॉम्पिटेंट हैं, दोज हु आर डिलीवरिंग वेरी गुड लेक्चर, हेल्पिंग इन इंप्रूविंग माय कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज, डेफिनेटली उसके लिए ज्यादा रिस्पेक्ट होगी। और जस्ट बिकॉज कि आप कहीं से किसी को लाके अपॉइंट कर दिया क्योंकि वो प्रिंसिपल साहब के रिलेटिव थी और इसलिए आप स्कूल टीचर बना दिया, अब आप कहोगे नहीं इनको भी उतनी इज्जत दो जितना आप एक अच्छे टीचर को देते हो, नहीं होता सर। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, यू हैव टू अर्न रेस्पेक्ट, यू कैन नॉट डिमांड। डिमांड तो क्या है, वो कुर्सी को रेस्पेक्ट है, आपको नहीं है एज ए पर्सन। जज सुप्रीम कोर्ट को रेस्पेक्ट है, लेकिन उस पे इंसान जो बैठा है वो भी उस कुर्सी का मान और बढ़ा सकता है बाय कॉम्पिटेंसी एंड जजमेंट्स। लेकिन अगर हम ये माने कि साहब कॉलेजियम इज द बेस्ट सिस्टम, मैं नहीं मानता, शायद दुनिया में कोई नहीं मानता। दूसरी बात, बाकी पूरी दुनिया के अंदर जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, सब जगह पॉलिटिक्स है, सब जगह डेमोक्रेसी है, बहुत सारी जगह तो मोनार्की है, बहुत सारी जगह तो वर्चुअली ऑटोक्रेटिक सिस्टम है, और अगर मैं एक और भी कहूं तो बहुत सारी जगह पे इवन मार्शल लॉ भी होगा या डिक्टेटरशिप भी होगी। हर तरह का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, वहां पे भी जजेस अपॉइंट होते हैं। तो क्या हम ये कह दें कि हिंदुस्तान का कॉलेजियम सिस्टम इज द बेस्ट, बाकी पूरी दुनिया में जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो सब स्टैंडर्ड है? पहला। दूसरा, नहीं, कई ऐसे देश होंगे जहां पे क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स एंड जजेस विल बी फार बेटर देन इंडिया। इसमें भी हमें संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप जजमेंट पढ़ते हैं, जो आउटकम आता है पूरी बहस के बाद, क्वालिटी ऑफ जजमेंट आप अलग अलग मुद्दों पे देखिए, आप किसके जजमेंट्स को कहां कोट करते हैं। आज हम मतलब ब्रिटिश और अमेरिकन कोर्ट्स के जजमेंट इंडिया में कोट करते हैं, मुझे नहीं पता कि इंडियन जुडिशरी के जजमेंट बाहर कोट होते हैं या नहीं होते। इस पे भी एक स्टडी होनी। मैंने तो कभी नहीं सुना। अगर हमने वास्तव में लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं तो क्यों ना इस पे एक पीएचडी होनी चाहिए, या कई जो आपके चैनल देख रहे हैं जो लॉ स्टूडेंट्स होंगे, मैं उनसे कहूंगा कि आप इस पे एक स्टडी करें कि इंडियन कोर्ट्स के और खासकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट्स पे कितनी बार इंटरनेशनल रेफरेंस हुआ या लोगों ने कोट किए एज ए लैंडमार्क जजमेंट्स। अगर ऐसा होता है और किन जजेस ने दिए उन पे एनालिसिस हो, तो हमें पता लगेगा कि वो जजेस कॉलेजियम के द्वारा अपॉइंट किए गए थे या कॉलेजियम से पहले अपॉइंट किए गए थे, क्योंकि व्हाट मैटर्स इज क्वालिटी। और अगर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए अगर हमें पुराने सिस्टम को हटा के नया लाना पड़े तो उसमें बुराई क्या है? आज पूरा समाज यही तो करता है ना सर। पार्लियामेंट का काम क्या है? पार्लियामेंट पुराने कानून खत्म करके नए कानून क्यों लाता है? पहले आपको जाके अटेस्ट करवाने के लिए ब्यूरोक्रेसी के यहाँ लाइन लगानी पड़ती थी, आज सेल्फ अटेस्ट चलता है। कानून बदला ना सरकार ने। तो पहले जो सिस्टम था वो सही था या अब सिस्टम सही था? लोगों को लगता था नहीं, लोग फर्जी पेपर जमा कराएंगे। कितने ऐसे केसेस हुए कि जहां लोगों ने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जमा कराए और फ्रॉड ज्यादा हुआ पहले के मुकाबले? क्या इस तरह की कोई स्टडी है? या जहां जहां पे सरकार ने ऑनलाइन एप्लीकेशंस मंगाई, वो सिस्टम बेहतर था या पुराना बेहतर था? पहले लोगों को रेलवे में लाइन लग के टिकट्स लेनी पड़ती थी, सुबह 8 बजे 7 बजे खिड़की खुलने से पहले लोग जाके लाइन में लग जाते थे, अब ऑनलाइन है, घर बैठ के कर लो। सो सिस्टम में सुधार हुआ ना सर, और उसका बेनिफिट मिला। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये मान ले कि कॉलेजियम में एक सुधार की गुंजाइश नहीं है, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर आगे कुछ बोलने की बात रह नहीं जाती, क्योंकि बोला तो वहां जाता है वेयर पीपल आर ओपन टू सजेशंस।
जी, तो आइए अब इसी बिंदु पर अब हम आगे चलते हैं दर्शकों के प्रश्नों की ओर। और दर्शकों के प्रश्नों की ओर चलने से पूर्व एक बार पुनः याद दिला दें कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं और पत्रम पुष्पम से सहायता करते रहें। प्रश्न, आरएम जी कह रहे हैं जो भी हो, जुमलासुर रोने की एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, बेटर देन सलमान एंड शाहरुख खान। ये बिलो द बेल्ट रिमार्क है, हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते। नेक्स्ट, राहुल भारद्वाज, विजय जी, संजय जी प्रणाम। We are shocked with CJI's current moves. As a common man, is it possible to criticize such acts on social media platforms? Public is too much disappointed. It is being criticized, and criticism of judges, what we call fair criticism, is not contempt. जी विजय जी। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका है। संविधान में अगर डेमोक्रेसी में आप अगर अपनी बात नहीं रखते हैं तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहता। आप अपनी बात रखिए, आपको अधिकार है। हाँ, बातों में शालीनता होनी चाहिए, एब्यूजिव लैंग्वेज ना हो, विद द सोशल नॉर्म्स, विद द डिसेंसी आप अपनी बात रखिए। मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐतराज होगा। अगर होगा तो उसमें बुरा क्या है? इसका मतलब आपकी बात को नोटिस किया गया है, और अगर आपकी बात को नोटिस होता है और सामने वाला रिएक्ट करता है, इसका मतलब आपकी बात का असर भी हुआ है। तो इसका मतलब जो आप चाहते थे वो कार्रवाई हुई है, और इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं, इट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट। जी बिल्कुल। नेक्स्ट, आर के गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश कुमार, if Bengal situation is bad, why should central government wait for SC taking cognizance? They should take action on their own. Right now, Supreme Court has only asked the government to take action. देखिए, आज सिचुएशन क्या है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाया है, तो बात वही आती है प्रिडिक्टेबिलिटी को लेके, कि अगर हमने स्थिति को देखते हुए इंटरवीन किया है विद गुड फेथ, तो कल को अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि आपने ऐसा क्यों किया, ये आपके जुरिडिक्शन के बाहर था, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों इंटरवेंशन किया? और अगर आपको इंटरवीन करना था, आप 355 ला सकते थे, 356 ला सकते थे विद ड्यू जस्टिफिकेशंस। एक आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि आप अगर सही काम भी कर रहे हैं और अगर उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है, और वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। या तो इस तरह के प्रेसिडेंस हो जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हो कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, सेंट्रल ने इंटरवीन किया इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी एंड लाइफ, तो हम इंटरवीन नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा हार्ड सिचुएशन था, स्टेट गवर्नमेंट को दिक्कत हुई, उनके ऊपर एनकरेजमेंट हुआ, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट सो रही थी, इफ दे आर नॉट रिएक्टिंग ऑन टाइम एंड इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कमिंग एंड ट्राइंग टू सेव द सिटीजंस ऑफ इंडिया, हम इसमें इंटरवेंशन नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक मैसेज स्टेट्स के पास भी जाएगा कि भैया सुधार लो, नहीं तो बाहर से डंडा आएगा। तो इससे सिचुएशन इंप्रूव होगी। लेकिन अगर आप हर केस को कंटेम्प्ट या इंटरफियरेंस या ओवररीच ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट मैटर्स, हर चीज में अगर हम लिटिगेशन लेके जाएंगे और कोर्ट्स उसमें अलग अलग व्यूज देंगे, तो फिर बेहतर है कि हर पॉलिटिशियन और हर पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि हम दूसरे के पटे में पैर क्यों डालें। और अगर आफ्टर ऑल बंगाल की जनता ने बंगाल की सरकार को चुना है, भुगतो आप। एक ओपिनियन ये भी हो सकती है, लेकिन ये इंसानियत के दायरे में नहीं आती है। तो बात वही आती है कि कोर्ट्स के क्राइटेरिया, जैसे मणिपुर जो शुरुआत जो हुई थी, मणिपुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशंस है, लेकिन वेस्ट बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट वाज साइलेंट। ये अपने आप में बताता है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी रिस्क लेना नहीं चाहेंगी। जब सुप्रीम कोर्ट क्लियर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी सिलेक्टिव हैं, तो फिर पॉलिटिशियन तो और भी ज्यादा सिलेक्टिव होता है। करेक्ट। नेक्स्ट,
Ashu, why doesn't SC select a new name for them? My suggestion is SLEJI, Supreme Legislature, Executive and Judicial Body of India. नहीं तो फिर उनको प्रेसिडेंट ही बना देना सर, उनके पास ये तीनों पावर। Executive President. The judges of Supreme Court judges will have executive authority over everyone else. तो ठीक है। Next. Shailesh, how is it possible that court doesn't support ruling government? We see courts keep supporting leftists for no rational reasons. When Congress was in power, we saw decisions delayed forever, which were not in favor of Congress ruling party back then. अब देखिए, ये आपने शैलेश जी बात रखी है, अब ये हमने नहीं कहा, ये आपका ऑब्जर्वेशन है। और 140 करोड़ की आबादी में मैं ये मानता हूं कि अगर 1% लोग भी ये सोच रहे हैं तो हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1.5 करोड़ लोगों की ओपिनियन की। कि अगर 1.5 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ये सोचते हैं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये जो लोग वहां अथॉरिटी में बैठे हैं, पावर में बैठे हैं, ये उनको सोचना है कि उनकी इमेज पे दाग है। और दाग हटाने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसा मैंने कहा, you have to be transparent, you have to be objective, and you have to be consistent in your approach. Next. Number 1 Congress Neta of India is CJI, my Lord G. Next. ऋषि एनएम, चंदाबाई अपने कोटे से सिलेक्टिव सुमोटो ही क्यों लेती हैं? खुद इलेक्शन में खड़े हो जाएं, फिर आईएनसी टीएमसी से मोदी के खिलाफ. नो कमेंट्स. नेक्स्ट. संतोष करकेरा, say I worked with US law firm. Their justice is delivered in 3 years. Feel sad looking at Indian judicial process. Justice denied to Hindus. Biased? Question mark. संतोष जी, आप जो कह रहे हैं मैं वहीं आ रहा हूं। आप अगर इस बात को ये कह रहे हैं कि वहां पे टाइम फ्रेम फिक्स है, देखिए कई चीजें भी होती हैं। आपका अपना लॉ क्या है, कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना एम्बिगुअस है। आपकी बात सही है कि यूएस के अंदर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ देखते हैं, वहां पे यूएस कॉन्ट्रैक्ट जो गाइडलाइंस हैं वो इतनी क्लियर है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी तरह का डिस्प्यूट है, उसमें वो सिचुएशंस लिखी हुई हैं। आप खुद भी पढ़ के आपको पता लग सकता है कि इसका जजमेंट क्या आने वाला है। आपको मतलब मिस्ट्री नहीं रहता है कि यार जज क्या बोलने वाला है। अब आप जज के उसमें जैसे होता है ना कि पता नहीं कल बारिश होगी या नहीं, अब जज साहब क्या मूड में क्या बात करेंगे। जैसे स्कूल में बोलते थे ना कि पता नहीं मास्टर जी कॉपी में कितने नंबर देंगे, क्या मूड है उनका, बीवी से झगड़ा तो नहीं हुआ। तो कुल मिला के बहुत सी अनसर्टेनिटीज हैं इंडियन सिस्टम में, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं खुद इस बात को कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं है कि अगर आपको ये उम्मीद है कि आपको टाइम बाउंड जजमेंट इंडियन कोर्ट्स में मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, सामने वाला पास ओवर ले लेगा। ऐसे भी केस हैं मेरे सामने क्लाइंट्स के, जहां अपोजिट पार्टी एक बार भी अपीयर नहीं हुई और जज ने केस को डिसमिस कर दिया ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स कि आपने कागज डिले फाइल किया। अरे भाई, सामने वाला तो पूरी जिंदगी पास ओवर ही लेता रहा और आप उसको मेंशन भी नहीं कर रहे हैं जजमेंट में, और ये हाई कोर्ट के जजेस हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आज इंपॉर्टेंट पोजीशंस में है दिल्ली में, लेकिन सामने वाली पार्टी के ऊपर एक स्ट्रिक्चर नहीं है क्योंकि वो बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, और एक आम आदमी मरीज जो गरीब आदमी है, जो अपनी इंश्योरेंस के पैसे के लिए लड़ रहा है, उस बेचारे को इलाज कराना है, 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी उसको नहीं दे रही है, और खुद अपीयर भी नहीं हो रहे हैं उनके लॉयर, उन पे कोई स्ट्रिक्चर नहीं। और जब पूछा जाता है कि भैया ये क्यों हो रहा है, साहब आप उसको डायलिसिस करवाना है कोर्ट का, कि क्या जल्दी है। मतलब आदमी मरने की स्थिति में है, डायलिसिस पे है, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रहा है, जजेस को लगता है क्या जल्दी है, अगली डेट पे सुनेंगे। ये माइंडसेट जब हो जाता है तो आम आदमी का भरोसा टूटने लगता है। नेक्स्ट.
JBJP, last 4 times we didn't protect Hindus. 1947 Punjab Hindus and 6. 1971 10 lakh Bengali Hindu. Number 3 1997 lakh Kashmiri Hindu. Don't trust, we will save Meitei Hindu. वैसे आपको बता दें कि Meitei Hindus are no pushovers. हाँ, जो सच्चाई ये है कि हाँ ठीक है, स्टार्ट वहाँ कुकीज ने किया था, लेकिन मेतेई प्रतिक्रिया जो है उसने हिसाब बराबर से काफ़ी अधिक कर दिया था। और आज जो आप देख रहे हैं, ये जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सेक्युलर लिबरल जो सारा जो इकोसिस्टम है वो उछल के पड़ रहा है, वो इसीलिए है कि मेतेईज ने हिसाब बराबर करके और प्लस कर दिया था। आपको याद रहे कि मणिपुर में सबसे लंबी इंसर्जेंसी जो है वो प्रेपाक और पीएलए की रही है, और वो दोनों ही मेतेई ग्रुप्स थे और वे भारत से अलग होने के लिए लड़ते रहे हैं। नेक्स्ट, Deepak Kashyap, unfortunate with a full-blown majority, this government has not worked on judicial reforms. Is there hope for it? देखिए, इसके लिए पार्लियामेंट में कंसेंसस होना जरूरी है, क्योंकि जब आप एनजेएसी की बात कर रहे हैं, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन की जब आप बात करते हैं, उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। तो अब सवाल यह है कि पार्लियामेंट अगर दोबारा उसको लेके आएगा और उसे एक्सेप्ट होगा, उसके बाद अगर जुडिशरी उसको दोबारा करती है तो फिर एक ये कन्फ्रंटेशन। सवाल यह है कि किसी ना किसी को तो पोल पोजीशन लेनी ही होगी, क्योंकि आप ये बात कब तक मानेंगे कि नहीं हम सब कुछ डिसाइड करेंगे और हमारे लिए कोई दूसरा कानून नहीं बना सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं है। इसीलिए एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट हैज हाईजैक्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल यह है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन वो है जो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर रहा है, और बार बार अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के इंटरप्रिटेशन करता है विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ओवररीच ऑन लेजिस्लेटिव पावर्स, तो फिर प्रेसिडेंट को भी शायद जजेस को बुला के एडवाइस करनी होगी कि भाई आप ऐसा ना करें। क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ हम ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सुधार की जरूरत है और जुडिशरी में भी सुधार की जरूरत है। और अगर हमें लगता है कि सुधार होना चाहिए तो होना चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है। रेजिस्ट करके मेरे ऊपर सबके लिए कानून हो, मेरे लिए ना हो, ये डेमोक्रेसी का सेटअप नहीं है। ये जब हम बात करते हैं ना फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होती है कि वी हैव टू लुक इनटू वेदर इट इज impacting the structure of the constitution or the foundation of constitution, बेसिक स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हैं, तो आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर डिनाई करना ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कॉन्स्टिट्यूशन पे। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वक्त के हिसाब से आपको नहीं बदलना है? हम जुडिशरी में चेंज करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में बिकॉज वी वांट ए बेटर क्वालिटी ऑफ जजेस, तो आप कहेंगे नहीं होना चाहिए। क्या हम ये कह सकते हैं आर वी गेटिंग द बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स एज ए जुडिशरी? क्या दिस इज अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द लाइफ? ये बड़े ओपन क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदुस्तान में आज कह सकता है कि वी हैव द बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स इन जुडिशरी। किसी भी प्रोफेशन में नहीं। आपको बहुत ब्रेन हमेशा अच्छे मिल जाएंगे। वी शुड कंटिन्यू टू एक्सप्लोर विद बेटर मेथड्स, यही डेवलपमेंट है। और अगर हम ये उम्मीद कर लें कि नहीं जुडिशरी रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, वी हैव रीच्ड द अल्टीमेट ट्रुथ इन जुडिशरी अपॉइंटमेंट, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, Rishi Nainam, is there any charter that citizen can force president to impeach Supreme Court judge? No. Next, ऋषि नायनम, डिसेंसी तो तेल लेने गई थी जब कोठे के 2 जज ने, कृपया भाषा का ध्यान रखें, इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे तो आई विल नॉट बी एबल टू टेक योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट, यूरी बेजनो, डिड SC play pivotal role in handing 90% land of Manipur to outsiders cookies?
and Meiteis only control 10% land in Manipur. Does this mean Meitei should not produce children or just get killed? It's a very complicated historical question, Yuri Bezuno. It's not as simple as you state, because this pertains to the tribal status granted to certain cookies. And please remember, Meiteis themselves refused tribal status in 1933 when British were giving it to them. And the present stir from, or the present move from Meiteis to gain that or to correct that historical wrong is at the root of the present strife. Next. Mayank, important message given by Rajya Sabha Speaker on one of the point of order raised today. He said only matter related to SCHC charge will not be discussed in line with Article 121 if same reference was given. But yes, sir, same can be discussed in line with other articles. Maybe message is for judges. Good idea. Vijay ji. देखिए, बात सही है कि जब हम इंडिपेंडेंस ऑफ डोमेन की बात करते हैं, तो ये बात सही है कि पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बातें या कोर्ट्स के मुद्दे चर्चा में नहीं आते हैं, और यही रिवर्स भी है कि जो पार्लियामेंट और एमएलए असेंबलीज के अंदर जो चर्चाएं होती हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट उनको भी इंटरवीन करने लग जाए तो फिर मुश्किल है, फिर हम एक दूसरे पे एनक्रोचमेंट करें। हाँ, इसीलिए स्पीकर का यही कहना है कि हम डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं लेंगे। हाँ, अगर मतलब एससी और हाई कोर्ट के जजेस के अगर ऑब्जर्वेशन से पॉलिसी इंटरवेंशन होता है या उनकी किसी बात को लेके पॉलिसी का मुद्दा आता है, तब सवाल उठ सकते हैं कि व्हाट वाज द एविडेंस, व्हाट कैन बी द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, व्हाट कैन बी एनीथिंग, और इट वाज जस्ट ए पासिंग मार्क्स, और इट वाज जस्ट ए रेफरेंस, और इट वाज जस्ट ए कैजुअल ऑफ द कफ रिमार्क। तब आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि फिर हमें उस तरह की तैयारी दोनों साइड करनी होगी कि अगर जजेस ने कहा कि ये ठीक नहीं है, तो फिर आप सवाल तो पार्लियामेंट में पूछ ही सकते हैं ना कि वी शुड आस्क जज टू प्रोवाइड द एविडेंस। उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि सरकार को जानने का हक है, तभी तो सुधार होगा। तो मुझे लगता है कि मर्यादा के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है। Next, Yuri Bezuno, did SC intervene in giving more land rights to cookies? देखिए, हाई कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट है जिसके बाद एकदम बवाल शुरू हुआ है। जैसा संजय जी ने भी कहा कि इट्स नॉट इजी थिंग्स। सी, सोशल कॉम्प्लिकेशंस आर टू मेनी समाज में। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल क्लास नोज द ग्राउंड रियलिटी बेटर देन द जजेस। इस बात को हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास और ब्यूरोक्रेसी आम आदमी के बीच में रहती है। डे टू डे प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स, ग्राउंड रियलिटी में किस तरह का मूड है पब्लिक का, ये जानने का सबसे बड़ा हुनर होता है पॉलिटिशियन का। और किस तरह की समाज में डिफिकल्टीज हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, ये ज्यादा जानकारी होती है ब्यूरोक्रेसी को, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है। जजेस के पास ये दोनों ही चीजें नहीं है। उनके पास वही जानकारी आती है जो लॉयर्स बताते हैं, और ये भी आपको पता है कि लॉयर्स वही बताएगा जो उसके फायदे का होगा, या मतलब उसके क्लाइंट के फायदे का, वो भी पूरी बात नहीं बताएगा। तो जजेस के पास टेक्निकली सेलेक्टिव फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन आती है, और ये डिपेंड करता है कि उस गैप को सामने वाला वकील कितना फिल कर पाता है। अगर सामने वाला वकील कैजुअल है और एक वकील ने इंपॉर्टेंट एविडेंसेस या फैक्ट्स को हाइड कर दिया है अपने आर्ग्यूमेंट्स में या अपने सबमिशंस में, और सामने वाला उस गैप को नहीं भर पाया, तो जज के पास तो हाफ स्टोरी गई है, उस बेस पे उसको जजमेंट देना है। तो ये मान लेना कि जजेस के पास ग्राउंड रियलिटी की सारी जानकारी हो, ना ये उनका काम है, ना उनके पास वो मशीनरी है। इसीलिए जब समाज से जुड़े हुए मुद्दे जब आते हैं, जिसमें सोशल एस्पेक्ट्स है, पॉलिटिकल एंगल हैं, इकोनॉमिक रियलिटीज हैं, हार्डशिप्स ऑफ सोसाइटी हैं, मुझे लगता है वहां पे जुडिशरी को एक सिस्टम बनाना चाहिए कि टू टेक ए इनपुट ऑफ द रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी और एडमिनिस्ट्रेटर्स कि सच्चाई क्या है, हमें इनपुट दीजिए और फिर हम उसमें सही जी आगे चलते हैं। इनका ये ऑफ द कफ क्वेश्चन था, कोई ऐसा वो
ऋषि वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने पोस्ट 2021 इलेक्शन रिलेटेड केस सीबीआई को दिए हैं। मोदी शाह को क्या सांप सूंघ जाता है। तो वेस्ट बंगाल एचसी का जो वो पूरा का पूरा जो वो पैनल है, जो जिसने दिलवाए हैं ना, वो पूरा का पूरा बीजेपी का ही पैनल है, और उनसे बहुत सालों से मैं टच में हूँ लगातार। तो इसलिए आपका ये आक्षेप जो है ये थोड़ा ठीक नहीं है। नेक्स्ट, वरुण, क्रिश्चियन कन्वर्शंस इन एवरी स्टेट अफेक्ट बीजेपी फ्यूचर? यस, इट इज अ फैक्टर, बट I don't think BJP is taking enough measures. Next, are outsiders not able to buy land live, or many people from Manipur? If not, how is this not different from Kashmir? Please read Article 371. Article 370 and 371 in prominently tribal areas. This restriction is applicable not only in Manipur, also in most of Meghalaya, most of Arunachal, all these places it is there. And that is for protection of the tribals. Yuri Bezuno, why do you think the PM only reacted or tweeted after this viral video that we have also criticized? So, next. Yuri Bezuno, why did Meitei refuse the SCS status before? Back then, did they still control only 10% land? Well, they refused it because they thought they were very high up in the hierarchy. That is why they refused it. And of course, at that time, the conversion issue was also not very prominent. There was still about 90% in that land. Meiteis, rather, even Kukis were mostly Hindus. They had not turned Christians. Yes, Meiteis versus Kukis is a tribal issue. It is not necessarily a religious issue. Mithilesh Kumar, after Bengal Assembly election, central government transferred Chief Secretary for late coming, but did nothing against IAS IPS responsible for law and order. जी विजय जी। देखिए, बात वही आ जाती है कि कभी कभी आपको सच्चाई से हटके भी लोग डिसीजन ले लेते हैं। अब चीफ सेक्रेटरी को सिर्फ इस मुद्दे पे नहीं होगा, एक जस्टिफिकेशन उनको काफी दिमाग से पहले से चल रहा होगा कि हटाना है, मौका मिल गया, एक्शन ले लिया। तो कभी कभी किसी से बदला लेना होता है या किसी को हैरेस करना होता है, तो आप मौके का इंतजार करते हैं और मौका मिलता है आप उसको यूज कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा क्राइम या फॉल्ट हुआ। जस्टिफिकेशन हो गया जी, लेट आए थे, हटा दिया। तो कई फैक्टर होते हैं, जो दिखता है पूरी बात उतनी नहीं होती है, उसके पीछे और भी कई चीजें होती हैं। जी, अंतिम प्रश्न है ऋषि जी, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रूल 167 and 267 in parliament? Can government suspend one day business and discuss all issues and get it over with? Why have a session at all? वैसे तो इसमें ज्यादा डिपेंड। डिसरप्शन होता है, तो लास्ट में अगर यही करते। अल्टीमेटली दोनों ही बातें हैं। देखिए, कल भी मैं बात कर रहा था किसी से, तो उनका यही कहना था, इनफैक्ट आज ही एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट से मैं बात कर रहा था दिल्ली में। उनका यही कहना था कि ऑपोजिशन इस बात को नहीं समझ रहा है कि डिसरप्शन से उन्हीं का नुकसान हो रहा है। सरकार को जो बिल पास कराने होते हैं, सरकार 5 मिनट में करवा लेती है। अब आप उसके अंदर हो हल्ला करते रहिए, बिल पास हो गया, 20 लोगों ने या 50 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, मेजोरिटी ने हाथ खड़े कर दिए, बिल पास हो गया। अब आप चिल्लाते रहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक द आईज हैव इट, मैटर ओवर। मैटर ओवर। तो अब सरकार ने तो अपना काम कर लिया, आप शोर मचाते रहे। अब बिल बन गया, कानून बन गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। बिल बनने के बाद आप कहते हैं बिल ऐसा क्यों बना? भाई, आप हल्ला कर रहे थे, आपने सुना नहीं, देखा नहीं, तो फिर कीमत उठाइए। तो सरकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है जिस तरह से डिसरप्शन हो रहा है। सरकार को जो करवाना है सरकार कर रही है। इनका क्या है कि ये पहले हल्ला करेंगे, होने नहीं देंगे, उसके बाद फिर विक्टिम प्ले करेंगे। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। तो इसी के साथ अब हम
विराम देते हैं आज के इस कार्यक्रम को। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।